Hello everyone. Good evening all of you. Welcome to RJ Career Point ऑनलाइन एंड लाइव नर्सिंग क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? वेरी वेरी गुड इवनिंग। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं नॉर्सर 2023 मेंस के पेपर सॉल्यूशन के रिगार्डिंग। जैसा कि आप सभी ने एग्जाम दिया होगा और जिन बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया है तो कंप्लीट जितने भी क्वेश्चन आए हैं हम हर एक क्वेश्चन के बारे में डील करने वाले हैं कि सर कौन से क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। तो आप सभी पूरी क्लास के साथ में क्वेश्चंस को अब जो भी आपने ऑप्शन सेट किया है उसको आप वेरीफाई कर लीजिएगा। हर एक क्वेश्चन के बारे में डील करने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिएगा। वेरी वेरी गुड इवनिंग। हाँ, देखिए, जो बच्चे कंटिन्यू आरजे के रिपोर्ट के साथ में क्लासेस रेगुलर अटेंड कर रहे थे उनको काफी अच्छा बेनिफिट हुआ है, यानी डायरेक्टली क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर मिले भी हैं और इसका जो रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा वो आपके सिलेक्शन के साथ में मिलेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक क्वेश्चंस के बारे में कि सर क्वेश्चन कौन सा था और कैसे क्वेश्चन के ऑप्शन दिए गए थे, ठीक है। चलिए बेटा पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा। वॉइस और वीडियो सभी के पास में क्लियर है ना? देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको यहां पर देखने वाली है। चलिए क्वेश्चन आपके सामने था सर फर्स्ट वन दैट इज रिकमेंडेड डोज ऑफ द एड्रेनालिन फॉर द नियोनेटल रिसक्सिटेशन, ठीक है। नेक्स्ट वन, अब यहां पर देखिएगा ऑप्शन आपके सामने ये जो दिए गए थे, पहला आपके पास में था सर 1 mg पर केजी बॉडी वेट एंड 1 ml 1:1000 रेशियो। नेक्स्ट वन आपके पास में था सर 0.1 mg पर केजी बॉडी वेट 0.1 ml दैट इज 1:10,000। नेक्स्ट वन इज 0.01 mg per kg body weight 0.1 ml per kg 1:10,000 and last one is 0.5 mg per kg body weight 0.1 ml per kg 1:1000। तो राइट आंसर क्या रहने वाला है आपका? वेरी गुड। देखिए यहां पर अपन बात करें सर इस क्वेश्चन की रिगार्डिंग, तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा सर 0.1 mg per kg body weight एंड 0.1 ml दैट इज 10,000। क्लियर हुआ? ये आपका क्या रहेगा सर? राइट आंसर रहेगा, ठीक है। क्या हुआ? देखिए अगर एमजी की बात करें 0.1 टू 0.2 mg पर केजी आपका रेफरेंस रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल देखेगा, ये किसी बच्चे ने मुझे इमेज भेजी है जो आपके एग्जाम के अंदर डायरेक्टली पूछी गई थी, ठीक है। अब यहां पर अगर बात करते हैं, देखिए एज इट इज सेम इमेज और सेम क्वेश्चन आपका पूछा गया था। इसके अंदर राइट आंसर आपका रहने वाला है सर दैट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट। क्या रहेगा सर? ऑटोसोमल डोमिनेंट। देखिए रेसेसिव अगर होता, हम यहां पर दो चीजों की बात कर रहे हैं। अगर देखिए एक्स लिंक की बात करता हूं, सबसे पहले तो एक्स लिंक में क्या होता है सर, हमें क्रिस क्रॉस वेरिफिकेशन देखने को मिलता है। क्या मिलता है बेटा? क्रिस क्रॉस। समझ लीजिएगा, अगर बात करता हूं क्रिस क्रॉस का, क्रिस क्रॉस में क्या होता है, अगर यहां पर आपका पेरेंट अफेक्ट है, ठीक है, पेरेंट्स के अंदर कौन है सर? फादर अफेक्टेड है, ठीक है। कौन है? फादर अफेक्टेड है। अगर फादर यहां पर अफेक्टेड है देन उसके बाद में देखिएगा मदर यानी आपकी फीमेल अफेक्ट होगी और मेल भी अफेक्ट होगा। तो किसी प्रकार का जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आपको देखने को नहीं मिल रहा है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं मिल रहा है डायरेक्टली, यानी आपका मेल टू फीमेल भी जा रहा है और मेल भी जा रहा है, ठीक है। तो इट्स नॉट रिलेटेड विद द एक्स लिंक। दूसरे अपन जो क्राइटेरिया अपन वेरीफाई किया है कि सर ऑटोसोमल तो है लेकिन रेसेसिव है या डोमिनेंट है। रेसेसिव में क्या होता है बेटा? जनरेशन स्किप होती है। देखिएगा आपको इस जनरेशन में डिजीज मिल रही है, इससे भी आपको डिजीज मिल रही है और इससे भी आपको डिजीज देखने को मिल रही है। दैट इंडिकेट द ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन। क्लियर है? नेक्स्ट वन, तो यहां पर आपका क्या रहेगा सर? ऑटोसोमल डोमिनेंट। अगले सवाल की बात करता हूं सर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया था, क्वेश्चन पढ़ते जाइएगा फटाफट। हाइपोक्सिया इज द प्राइमरी प्रॉब्लम रिलेटेड टू द नियर ड्राउनिंग विक्टिम, यानी एक ऐसा पर्सन जो क्या बेटा डूबने वाला है, ठीक है। और वहां पर देखिए हाइपोक्सिया डेफिनेटली होगा। द फर्स्ट ऑर्गन दैट सस्टेन द इरिवर्सिबल डैमेज आफ्टर द सबमर्जन इन द वाटर इज दैट फर्स्ट इज द किडनी, ब्रेन, हार्ट एंड लंग्स। यही आपके ऑप्शन दिए गए थे। तो यहां पर हमारा राइट आंसर क्या रहेगा सर? ब्रेन इज द राइट आंसर, क्योंकि ब्रेन ऐसा बॉडी पार्ट होता है जिसमें क्या होगा सर? एज अर्ली एज इरिवर्सिबल डैमेज हमें देखने को मिलते हैं, जो कि आपको क्लासेस के द्वारा कंटिन्यू करवाया हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट वन, यूट्यूब क्लासेस अगर आप मानते हैं तो कंप्लीट एग्जाम के अंदर यूट्यूब क्लास प्लस टेस्ट सीरीज के डायरेक्ट विदाउट ऑप्शन चेंज 60 प्लस क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, ठीक है। जिन बच्चों को मैं कह रहा था कि सर अगर आपकी किस्मत अच्छी रहेगी तो डायरेक्टली आपको क्वेश्चन यहां से मिलेंगे, और ऐसा ही आप सभी के साथ में हुआ है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, द नर्स वुड एक्सपेक्ट टू इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग व्हेन द
प्लानिंग द मैनेजमेंट ऑफ द क्लाइंट विद द लाइम डिजीज। देखिएगा लाइम डिजीज के लिए प्लानिंग मैनेजमेंट क्या होने वाला है, डायरेक्टली क्वेश्चन आपको दिया गया था, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन, यहां पर हमारा राइट आंसर क्या रहेगा सर, दैट इज टेट्रासाइक्लिन ट्रीटमेंट, यानी हमारी जो ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी लाइम डिजीज के अंदर वो कौन सी थी, टेट्रासाइक्लिन थी। क्लियर। नेक्स्ट वन, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल देखिएगा, नेक्स्ट वन, the nurse would need to monitor the serum glucose level of a client receiving the which of the following medication owing of its effect on the glycosenolysis, and next one is that insulin release, and the option one is that norepinephrine, second is the dobutamine, third one is the propranolol, and last one is the epinephrine। ऑप्शन हो सकता है ऊपर नीचे, बाकी डायरेक्टली आपको सारे ऑप्शन और क्वेश्चन सेम एज इट इज देखने को मिला था, ठीक है। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या रहेगा सर, एपिनेफ्रिन इज द ड्रग। जब आप किसी पेशेंट को मान लीजिएगा प्रोवाइड करवा रहे हैं तो उस पेशेंट के लिए आपको क्या होगा सर, वो ग्लाइकोजिनोलाइसिस को भी अफेक्ट करेगा और आपके इंसुलिन रिलीज को भी अफेक्ट करेगा। तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, इस पेशेंट के ग्लूकोज लेवल को एनालिसिस करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर, बात समझ में आ गई सभी को। हाँ, तो ये भी देखिए जितने क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं सारे के सारे आपके यूट्यूब क्लासेस से आए हैं, ठीक है। डायरेक्टली अगर जिन बच्चों ने लास्ट 15 डेज की क्लासेस देखी हैं तो लगभग 50 से ज्यादा क्वेश्चन आपने सही किए होंगे। जो बच्चे जो एग्जाम देकर आए थे उन्होंने पूरा क्वेश्चन पढ़े बिना डायरेक्टली आंसर किए हैं, वो सारे क्वेश्चन जो आपको यूट्यूब से मिले। तो काफी अच्छा एडवांटेज, और एडवांटेज का रिजल्ट हमें रिजल्ट के साथ मिलेगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा, which of the following medication require the close observation from the bronchospasm in the client with the chronic obstructive pulmonary disease और अस्थमा। ये क्वेश्चन वो है जो आपको प्री एग्जाम यानी नॉर्सा 2023 का जो प्री का एग्जाम हुआ था इवनिंग शिफ्ट का, वहां पर भी आया था क्वेश्चन। नेक्स्ट मेंस के अंदर सेम क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दिया गया है, ठीक है। तो ये भी आपके लिए काफी अच्छा एडवांटेज था। और राइट आंसर आपका क्या रहेगा सर यहाँ पर, दैट इज प्रोप्रेनोलोल। क्या रहेगा बेटा, प्रोप्रेनोलोल इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए अगला सवाल देखिएगा, नेक्स्ट में अगर बात करता हूं मैं, द फॉलोइंग मेडिकेशन वर नोटेड ऑन रिव्यू ऑफ द क्लाइंट, the client home medication profile, which of the following medication would most likely potentiate or elevate the serum digoxin level, यानी कौन सी मेडिसिन जो है सीरम डिजॉक्सिन लेवल को एलिवेट कर देगी। फर्स्ट वन इज द केसीएल, थायराइड एजेंट, क्यूरिडीन और थियोफाइलिन। मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था और उसमें ये भी लिखा था, सेम क्वेश्चन करवाया था, लास्ट ऑप्शन चेंज करके थियोफाइलिन की जगह मैंने आपको लिखाया था यहां पर दूसरा ऑप्शन दिया था, और फिर मैंने आपको ये भी कहा था थियोफाइलिन ऑल्सो मे एलिवेट द डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। अगर ऑप्शन में थियोफाइलिन आए तो भी आपको राइट आंसर क्या करना है सर, राइट आंसर हमें क्यूरिडीन ही करना है। क्लियर है, तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा सर, क्यूरिडीन। पूरा रेशनल के साथ मैंने आपको इस क्वेश्चन के क्लियर करवाया था, ठीक है। तो राइट आंसर क्या रहेगा सर, क्यूरिडीन रहेगा। क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा, नेक्स्ट वन, विच क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग इज कॉन्ट्राइंडिकेट फॉर द क्लाइंट विद हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। अगर किसी पेशेंट में हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी की सिचुएशन है तो कौन सी क्लास ऑफ ड्रग जो रहेगी वो कॉन्ट्रा इंडिकेट रहेगी। देखिए पेशेंट के अंदर पहले से क्या है सर, हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी है। अगर उसको मान लीजिएगा हमने मेडिसिन कौन से दी है सर, पॉजिटिव आइनोट्रॉप मेडिकेशन दी है, दे में ऑल्सो इंक्रीज द कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ हार्ट, ठीक है। पहले से हार्ट के अंदर कार्डियोमायोपैथी है और अगर आपने पॉजिटिव आइनोट्रॉप मेडिकेशन दे दी है तो दे में ऑल्सो इंक्रीज द कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ हार्ट। तो हार्ट के ऊपर सर क्या होगा, प्रेशर ज्यादा होगा। राइट आंसर क्या रहेगा सर, पॉजिटिव आइनोट्रॉप्स, ठीक है। क्लियर हुआ बेटा। देखिए लास्ट में बात करेंगे कौन सी बुक से पढ़ाया था मैंने सारे क्वेश्चन, जो 10 दिन की क्लासेस के अंदर आपको लगभग 50 प्लस क्वेश्चन का बेनिफिट हुआ है। अब एक बार पूरी क्लास देखिएगा, सारे क्वेश्चंस को अपन वेरीफाई कर लेते हैं कौन से बच्चे ने क्या क्वेश्चन किए, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए बेटा, नेक्स्ट वन क्वेश्चन, व्हेन इवैल्यूएटिंग ए क्लाइंट विद द सिम्टम ऑफ शॉक। जब आप किसी पेशेंट जो है शॉक वाले सिम्टम को इवैल्यूएट कर रहे हैं, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द नर्स टू डिफरेंशिएट बिटवीन द न्यूरोजेनिक एंड हाइपोवैलेमिक शॉक। न्यूरोजेनिक और हाइपोवैलेमिक शॉक को अपन क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। द सिम्टम्स ऑफ द न्यूरोजेनिक शॉक डिफर फ्रॉम द हाइपोवैलेमिक शॉक इन दैट वे। सीधा क्वेश्चन आया था, ठीक है, एज इट इज। नेक्स्ट वन सर, इन द न्यूरोजेनिक शॉक द स्किन इज वार्म एंड ड्राई। डायरेक्टली मैंने आपको पढ़ा रखा है, न्यूरोजेनिक शॉक के अंदर क्या होगा बेटा, स्किन आपकी ड्राई होगी और इसी के साथ साथ में वार्म होगी। राइट ऑप्शन क्या होगा आपका सर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यूट्यूब क्लासेस से सीधे आए हुए, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिएगा, नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला सवाल, ए नासोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्टेड प्रीऑपरेटिवली अटैच्ड टू लो इंटरमीडिएट सक्शनिंग, ए क्लाइंट विद एन एनजी ट्यूब एग्जिबिट दीज सिम्टम्स। ठीक है, पेशेंट में सारे सिम्टम्स मिल रहे हैं। नेक्स्ट, ही इज रेस्टलेस, सीरम इलेक्ट्रोलाइट आर, नेक्स्ट वन देखिए सोडियम का आपको दिया गया 138, पोटेशियम 4.0, ब्लड पीएच 7.53 एंड द क्लाइंट इज मोस्ट लाइकली एक्सपीरियंस। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, डायरेक्टली आपको करवाया हो भी है। तो इसमें क्या होगा सर, हमने अगर इंटरमीडिएट सक्शनिंग अगर करेंगे तो डायरेक्टली होगा क्या,
सर कंप्लीट जो स्टमक एसिड है वो सारा रिमूव होगा, रिमेनिंग क्या होगा सर हमारे पास में केवल बेसिक मीडियम होगा इंटेस्टाइन के अंदर, एंड दैट मे कॉज द मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। क्या कॉज करेगा सर? मेटाबॉलिक एल्कलोसिस कॉज करने वाला है। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई? हाँ, ये सारे क्वेश्चन आए थे बेटा, ठीक है, एज इट इज आए थे, ठीक है। जो भी आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं वो एज इट इज आपके मेंस के क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट वन देखिए, इस क्वेश्चन के लिए मैंने आपको कहा था अगर मान लीजिए आपके एग्जाम के अंदर सवाल आए और आपको पूछे तो यहां पर देखिएगा हमारा टेस्ट नेगेटिव भी होगा और रिएक्टिव भी होगा। याद आया सभी को? पूरा एक्सप्लेन के साथ मैंने करवाया था। अगर आपके सामने क्वेश्चन आए तो आपके सामने दो ऑप्शन देखिए प्रायोरिटी वाले होंगे, क्या कि सर हम इसको नेगेटिव टेस्ट भी कह सकते हैं और दूसरी बात करें रिएक्टिव। लेकिन मैं आपको क्या कहा था, नेगेटिव टेस्ट जो है वो अपन किसके लिए रेफरेंस लेते हैं बेटा? सीएसटी के लिए, कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट के लिए अपन प्रीफर करेंगे फर्स्ट प्रायोरिटी पर। लेकिन यहां कंडीशन क्या थी सर? 35 वीक प्रेग्नेंट लेडी थी, नॉन स्ट्रेस टेस्ट हमने करवाया, 20 मिनट में एग्जामिनेशन किया और यहां पर हुआ क्या? फीटल मूवमेंट जो है एक्सेलरेट कर रहे हैं, फीटल हार्ट रेट 15 बीट पर मिनट के साथ में, तो हमारा टेस्ट क्या होगा सर? दैट इज रिएक्टिव। क्या होगा? रिएक्टिव। अगर किसी बच्चे ने नेगेटिव किया है तो वहां पर उसका क्वेश्चन नेगेटिव जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात कर रहा हूं बेटा, अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। ए क्लाइंट इज एडमिटेड टू द लेबर यूनिट on the vaginal examination the presenting part in a cephalic presentation was at the station +2 station +2 ये +2 है ना, station +2 means that the +2 का मतलब क्या होगा? you all know that +2 का मतलब क्या होता है, यानी यहां पर क्या होगा बेटा? presenting part is 2 centimeter below the level of ischial spine। हम सभी ने पढ़ रखा है इस क्वेश्चन के बारे में। if the fetal presenting part at the level of station 0, that means it is related with the ischial spine. If the presenting part is just about a ischial spine, that indicate the -1, -2, -3 and -4, and the -1, 2, 3, 4 that indicate the distance of presenting part from the ischial spine in the centimeter। सेंटीमीटर के अंदर जो डिस्टेंस होती है उसको क्या करता है बेटा? इंडिकेट करता। तो यहां पर क्या सर? +2 है। +2 का मतलब क्या होगा सर? नीचे आएगा। तो बेसिकली क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली करवाया हुआ था। तो यहां पर क्या होगा सर? प्रेजेंटिंग पार्ट जो होगा वो क्या होगा? 2 सेंटीमीटर बिलो द लेवल ऑफ ischial स्पाइन। क्लियर हुआ? बात समझे? हाँ, ये सारे क्वेश्चन बेटा वहीं से करवा रहा हूं मैं, ठीक है, जो आपको प्रीवियसली सारे क्वेश्चन करवाए हुए हैं, ठीक है। चलिए, आपकी किस्मत अच्छी थी कि पेपर आपके अकॉर्डिंग आया है। चलिए अगला सवाल देखिएगा, नेक्स्ट वन। ए मेल क्लाइंट स्टार्टेड ऑन द आईवी ऑन एंटीकोगुलेंट। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ बेटा, प्री के अंदर भी क्वेश्चन आया था आपका, एग्जाम से पहले हमने करवाया भी है और उसके बाद में सेम क्वेश्चन मेंस के अंदर भी रिपीट हो गया है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था कि सर अगर मान लीजिए पेशेंट को एंटीकोगुलेंट थेरेपी दे रहे हो, कौन सी दे रहे बेटा? हिपैरिन थेरेपी दे रहे। कौन सी दे रहे बेटा? हिपैरिन थेरेपी। तो हिपैरिन के अंदर अगर मान लीजिए आप उसके फंक्शन को एनालाइज करना चाह रहे हो तो क्या करेंगे सर? एपीटीटी करेंगे, ठीक है, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम अपन क्या करेंगे? एनालिसिस करने वाले हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ए क्लाइंट इज बीइंग डिस्चार्ज विद द एल्ब्यूटेरोल। पेशेंट को हम डिस्चार्ज कर रहे हैं, किसके साथ? मेडिसिन दिया हमने एल्ब्यूटेरोल, ठीक है, दैट इज एन ब्रोंकोडायलेटर मेडिकेशन। नेक्स्ट वन इज दैट बेक्लोमेथासोन डाइप्रोपियोनेट, इट्स एन स्टेरॉइड कॉर्टिकोस्टेरॉइड। एल्ब्यूटेरोल इज द ब्रोंकोडायलेटर सॉरी, एंड बेक्लोमेथासोन डाइप्रोपियोनेट ये क्या होता है हमारा? कॉर्टिकोस्टेरॉइड होता है, ठीक है। टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय द इनहेलेशन 3 टाइम a day at the bed time, the client teaching regard the sequential order in which the drug should be administered include। ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन का शेड्यूल क्या होगा सर? पहले ब्रोंकोडायलेटर देंगे या कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे? क्लियर? तो यहां पर क्या होगा सर? यहां पर हमारा पास में राइट आंसर क्या होना है सर? ग्लूकोकॉर्टिकोइड फॉलो बाय द ब्रोंकोडायलेटर। जो नहीं, पहले ब्रोंकोडायलेटर देंगे, फिर जो ब्रोंकस डायलेट होगा एंड उसके बाद अपन जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे वो क्या करेगा? अपना इफेक्टिव एक्शन करेगा। तो ऑप्शन सेकंड इज दैट राइट आंसर। इट मींस सर ब्रोंकोडायलेटर देंगे फॉलोड बाय द ग्लूकोकॉर्टिकोइड, फिर अपन ग्लूकोकॉर्टिकोइड प्रोवाइड करवाने वाले, ठीक है। डायरेक्टली आपको करवाया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, यूट्यूब के अंदर। चलिए अगला सवाल देखिएगा, नेक्स्ट वन क्वेश्चन। इन एडिशन टू द चेंजिंग द मदर पोजीशन टू रिलीव कॉर्ड प्रेशर। देखिएगा हम क्या करें बेटा? कॉर्ड प्रेशर को रिलीव करने के लिए हम क्या करें बेटा? चेंज कर रहे हैं पोजीशन को, ठीक है। द नर्स में एम्प्लॉय द फॉलोइंग मेजर इन द इवेंट दैट सी ऑब्जर्व द कोड आउट ऑफ द वेजाना। अगर वो देखती है कि सर कोड जो है आउट ऑफ वेजाना हो गई है, यानी वेजाना से बाहर कोड प्रोलैप्स हो चुका है, तो यहां पर हमारा प्रायोरिटी एक्शन क्या होने वाला है? हमारा यहां पर प्रायोरिटी एक्शन क्या होने वाला है, ठीक है। तो पहला रहेगा सर इमीडिएट प्योर द स्टेल सलाइन ऑन द कोड एंड रिपीट दिस। देखिए एवरी 15 मिनट में करेंगे, बहुत डिले हो जाएगा, ठीक है।
दूसरा सर कवर द कोड विद वेट स्पॉन्ज, वेट किससे करेंगे ये हमें पता नहीं, क्लियर पढ़ाया बात आपको। अप्लाई द कोड क्लैम्प, क्लैम्प तो हमें कभी करना ही नहीं है। एंड लास्ट में हमारे पास क्या था सर, कीप द कोड वार्म एंड मोइस्ट बाय द कंटिन्यूअस एप्लीकेशन ऑफ द वार्म स्टेराइल सलाइन कंप्रेशन। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्लियर हुआ, ऑप्शन डी क्या रहेगा आपका राइट आंसर होने वाला है। बात समझे? चलिए अगला सवाल देखिए बेटा, नेक्स्ट वन क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। A client is admitted to the hospital for an induction of the labor owing of gestation of 42 week confirmed by the dates and ultrasound when she is dilated 3 centimeter। ठीक है, सीधा क्वेश्चन है बेटा। and she has a contraction of 70 seconds। 70 सेकंड क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, she is receiving oxytocin, ऑक्सीटोसिन दे रहे हैं। and the nurse first intervention is to be, तो नर्स यहाँ पर फर्स्ट इंटरवेंशन क्या करेगी। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है, यूट्यूब के द्वारा करवाया। 3 सेंटीमीटर डायलेट है, मतलब हमारे पास में कौन सी फेज स्टार्ट होगी बेटा, यहाँ पर लेटेंट फेज है। कॉन्ट्रैक्शन जो है 70 आ रहे, मतलब कॉन्ट्रैक्शन जो है आपके कौन से फेज के चल रहे बेटा, ट्रांजिशन फेज के चल रहे हैं, यानी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा हो रहे हैं। तो इनिशियली क्या कर दो, ऑक्सीटोसिन को स्टॉप कर दो, ऑक्सीटोसिन देना ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, टर्न ऑफ द आईवी ऑक्सीटोसिन, आईवी ऑक्सीटोसिन को डायरेक्टली स्टॉप कर देना है। ठीक है, एक सेकंड, चलिए अगला सवाल देखिएगा। एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा सारे स्टूडेंट्स, ठीक है, ताकि सभी बच्चे जो हैं अपना पेपर एनालिसिस कर सकें, हर एक स्टूडेंट्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। ड्यूरिंग ए क्लाइंट फर्स्ट पोस्टपार्टम डे द नर्स assessed that the fundus was located laterally to the umbilicus, this may be due to the, यहां पर देखिएगा हमने देखा है कि जो फंडस है वो क्या है बेटा, लेटरल है अम्बिलिकस के। तो यहां पर नर्स सबसे पहले क्या काम करने वाली है सर, काम करेगी एंडोमेट्राइटिस का, फाइब्रोइड ट्यूमर ऑन द यूट्रस, डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू द बावल डिस्टेंशन एंड यूरिन रिटेंशन और ए डिस्टेंडेड ब्लैडर। तो देखिएगा बेटा मैंने क्लियरली समझाया हुआ है, पढ़ाया हुआ है, सेम क्वेश्चन आपको कि सर डिस्टेंडेड ब्लैडर के कारण क्या हो रहा है, आपका जो यूट्रस है वो क्या हो गया है सर, साइड में डिस्प्लेस हो गया है। ठीक है, बात समझ में आ गया। चलिए अगला सवाल देखिएगा, नेक्स्ट वन क्वेश्चन। पोस्टपार्टम क्लाइंट कंप्लेंट ऑफ द रेक्टल प्रेशर। देखिए पोस्टपार्टम क्लाइंट क्या कर रहा है बेटा, रेक्टल प्रेशर के लिए कंप्लेन कर रहा है। एंड सीवियर पेन इन हर पेरिनियम, दिस मे बी इंडिकेटेड ऑफ, किसको इंडिकेट करेगा, दैट में इंडिकेट आफ्टर बर्थ पेन, दैट में इंडिकेट कॉन्स्टिपेशन, दैट में इंडिकेट सिस्टाइटिस एंड ए हेमेटोमा ऑफ द वेजाइना और वल्वा। तो वेजाइना और वल्वा के हेमेटोमा को क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गया। चलिए अगला सवाल क्या होगा बेटा, नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। ए 6 month old infant is receiving the ribavirin for the treatment of respiratory syncytial virus. The ribavirin is administered via which one of the following routes? That is oral, IM, IV और aerosol. So which one is right answer? रिबाविरिन के लिए मैं आपको क्लियरली बता रखा है कि रिबाविरिन अपन किसके द्वारा देते बेटा, एरोसोल रूट के द्वारा देते, पाउडर फॉर्मेट में आता है, उसी के साथ क्या है डिस्टिल वाटर में मिक्स करके। क्लियरली क्वेश्चन आपको समझाया था। जितने क्वेश्चन मैंने अब तक पढ़ा दिए आपको एज इट इज सारे आप यूट्यूब क्लासेस के अंदर देख सकते हैं। जितने भी प्री के बाद में जितनी क्लासेस हुई ना आपकी, लगभग 10-12 क्लासेस है, उन सभी क्लासेस के अंदर आपको एज इट इज विदाउट चेंज द ऑप्शन और लैंग्वेज सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। तो काफी बेनिफिट मिला होगा हर एक बच्चे को जिसने क्लासेस देखी हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 5-year-old चाइल्ड हैज सफर्ड द सेकंड डिग्री थर्मल बर्न ओवर द 30% ऑफ हर बॉडी। द 48 hours आफ्टर द बर्न इंजरी द नर्स मस्ट बिगिन टू मॉनिटर द चाइल्ड फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन। पहला है सर हमारे पास है फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस, सॉरी, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट एंड लास्ट वन इज द सीवियर हाइपोटेंशन। तो 48 आवर बाद में क्या मिलेगा हमें, डायरेक्टली पढ़ाया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा सर, फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस होगी। क्या होगी 48 आवर बाद में क्या होगी बेटा, फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस होने वाली है। क्लियर हुआ, आगे चले अगला सवाल देखिएगा, नेक्स्ट वन। देखिए वेरीफाई करते जाइएगा आपने कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो राइट आंसर पुट किए हैं। फिर अपन पूरे पेपर के बारे में उसका एनालिसिस करेंगे, कितनी क्या कट ऑफ रहने वाली है, पेपर का लेवल क्या था,
स्टूडेंट्स ने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं उनका रिव्यू क्या होने वाला था, ठीक है, सभी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। बेटा 8 नहीं था, देखिए मैं आपको बता देता हूं, उसमें देखिएगा फॉर, ये देखिए 40 और /8 लिखा हुआ था, ठीक है। तो आपने मे बी पॉसिबल 8 पढ़ा होगा, एज इट इज लिखा हुआ था इसके अंदर, ठीक है। 48 इसी तरीके से लिखा हुआ था एज इट इज, एक साथ नहीं लिखा हुआ था, ठीक है। बात समझे। एक्सेस होगा बेटा आफ्टर 48 और क्यों होगा, क्योंकि यहां पर क्या होता है, हमने उसको फ्लूइड रिसब्स्टिट्यूशन कर दिया जस्ट विद इन 48 ओवर, जस्ट विद इन 48 ओवर। अब क्या होगा, फ्लूइड रिसब्स्टिट्यूशन करने के बाद पेशेंट का एडिमा रिलीव होगा। हमने एक तो बाहर से फ्लूइड दे दिया, दूसरा क्या होगा, बॉडी एडिमा के अंदर जो इंटरस्टिशियल स्पेस में फ्लूइड है ना, वो सारा का सारा किसमें आ जाएगा, आपका इंट्रावेस्कुलर, और क्या होगा, पर्सन के अंदर फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस होगा, ठीक है। बात समझी। अगला सवाल देखिएगा, नेक्स्ट वन, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। Which one of the following is considered a reliable indicator of assessing the adequacy of fluid resuscitation in a 3-year-old child who suffered partial and full thickness burn to 25% of her body? तो सिंपल सा क्वेश्चन था, डायरेक्टली यूट्यूब के अंदर से आया हुआ। यहां पर क्या करेंगे सर, यूरिन आउटपुट चेक करेंगे, दूसरा एडिमा, हाइपरटेंशन एंड बल्जिंग ऑफ फंट्रल। तो ओवरऑल हमारा राइट आंसर क्या होगा सर, फ्लूइड रिसब्स्टिट्यूशन को चेक करना है तो हमेशा क्या करना होता है, यूरिन आउटपुट को ही एनालिसिस करना होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई, बात समझे। अगला सवाल, अगले क्वेश्चन की बात करते बेटा। ए 4-year-old child is being discharged from the hospital after being treated for the सीवियर क्रॉप, पेशेंट को सीवियर क्रॉप के लिए डिस्चार्ज किया गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन शुड द नर्स गिव टू द चाइल्ड मदर फॉर द होम ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉप। सीधा एज इट इज क्वेश्चन जो आपको पढ़ाया गया था, ठीक है। और आई होप कि ऐसे क्वेश्चन जो आपको मिले होंगे, कुछ बच्चों ने कहा भी था कि सर हमने क्वेश्चन पूरा ही नहीं पढ़ा, जस्ट विद इन 10 सेकंड क्वेश्चन आधा पढ़ के ही राइट आंसर पुट कर दिया था। तो वहां से बच्चों का टाइम मैनेजमेंट भी अच्छा हुआ है और काफी ज्यादा बेनिफिट भी मिला है। तो डायरेक्टली क्या करेंगे सर, टेक हिम इन द बाथरूम, टर्न ऑन द हॉट वाटर एंड क्लोज द डोर, और डोर को क्लोज कर देंगे ताकि ह्यूमिडिफाई एयर उसकी बॉडी में जाएगी और जो भी सिक्रेशन है उनको क्या करेगी सर, लूज कर देगी, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, नेक्स्ट वन क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। 7-year-old child is brought to the emergency room at midnight. His mother, after the symptoms appeared abruptly, the nurse initial assessment reveals a temperature of 104.5, difficulty swallowing, drooling, absence of the spontaneous cough and agitation. These symptoms are indicative which one of the following? So you all know that क्वेश्चन सीधा सीधा करवाया हुआ था आपको, और इसी के साथ में नॉर्थ से 2023 प्री के अंदर मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन भी था, दोबारा रिपीट हुआ है सेम क्वेश्चन। प्री मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट के दोनों शिफ्ट की अगर बात करता हूं तो लगभग 10 क्वेश्चन तो वहां से रिपीट हुए थे। 2022 का जो पेपर लगा था नॉर्थ सेट 3, एक तो 2022 और दूसरा 3 जून, यानी पिछले 3 नॉर्थ सेट में से लगभग 20 क्वेश्चन आए हुए थे। इसी के साथ आपको यूट्यूब के ऊपर जो करवा रखे थे लगभग 50 क्वेश्चन वहां से थे। टेस्ट सीरीज के लिए मैंने आपको बोला था कि सर टेस्ट सीरीज आपको क्वेश्चन डाल दिए हैं, लगभग 10 से 12 क्वेश्चन वहां से थे, यानी सिलेक्शन आपका सिर्फ इन्हीं सबसे आराम से निकल जाएगा, ठीक है। चलिए तो क्या होगा सर, राइट आंसर होने वाला है सर हमारे पास में, दैट इज एक्यूट एपिग्लोटाइटिस, एक्यूट एपिग्लोटाइटिस। क्लियर। अगला सवाल, नेक्स्ट वन क्वेश्चन। अच्छा इस क्वेश्चन को रेड नहीं किया क्या, हाँ कोई बात नहीं है, समझ जाओगे आप सारे के सारे। यहां पर देखिए क्वेश्चन कुछ तो ऐसे थे सर जिनकी लैंग्वेज देखकर जिन बच्चों ने अगर क्वेश्चन नहीं पढ़ रखे थे तो उनके लिए काफी टिपिकल था, उनके लिए पेपर भी लेंदी हो गया था। जिन बच्चों ने क्वेश्चंस पढ़ रखे थे डायरेक्टली आपके टेस्ट सीरीज से जो क्वेश्चन दिया गया था और यूट्यूब के ऊपर भी सोल्व करवाया हुआ है, जिन बच्चों ने क्वेश्चन पढ़ रखे थे उन्होंने शायद ऐसे क्वेश्चंस को पूरा भी नहीं पढ़ा होगा, डायरेक्टली ऑप्शन को हिट कर रहे थे, है ना। चलिए 26-year-old client is the treatment center for the alprazolam abuse and continues to manifest the moderate level of anxiety 3 weeks into the rehabilitation program, often the requesting medication for his nerves. The including in the client's plan of the care is to identify the alternate method of the coping with the stress and anxiety other than use of medication. ध्यान रखना, after interviewing the assistant in the stress reduction techniques, they identify the feeling and past coping, the nurse evaluate the outcome as being met if
क्वेश्चन की लैंग्वेज इतनी बड़ी थी कि काफी बच्चों को ये भी दिक्कत आई कि सर हम क्वेश्चन पूरा ऊपर से पढ़ रहे हैं, बीच में आते आते ऊपर वाली लैंग्वेज भूल जा रहे हैं, ठीक है। बट आपने अगर टेस्ट दिया है, यूट्यूब क्लासेस सारे लिए हैं, तो इन क्वेश्चन को आई थिंक पूरा पढ़ने की भी जरूरत नहीं थी, डायरेक्टली आप हिट कर सकते थे, ठीक है। चलिए, तो यहां पर हमारा राइट आंसर क्या रहेगा सर, द क्लाइंट डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी टू हैंडल नर्वस एनर्जी फॉलोइंग द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ एवरीबॉडी लाइफ। क्लियर हुआ? ऑप्शन बी यहाँ पर आपका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। स्किप नहीं करना था बेटा, ठीक है, स्किप नहीं करना था, ऐसे क्वेश्चंस को स्किप नहीं करना था जो आपको सारे पढ़ाए हुए हैं। चलिए अगला सवाल देखिएगा, नेक्स्ट वन क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया था सर डिप्रेशन के बारे में, एज इट इज सेम क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा दिया था। 56 ईयर ओल्ड क्लाइंट इज एडेड टू द साइकेट्रिक यूनिट, और पेशेंट का स्टेटमेंट ही देख रहा था क्या, इफ द पेशेंट फील द होपलेस एंड वर्थलेस। अगर पेशेंट होपलेस और वर्थलेस फील कर रहा है तो यहां पर सीधा स्टेटमेंट हमारे पास रहता, दैट इज द इंडिकेशन ऑफ सीवियर डिप्रेशन। किसका इंडिकेशन है बेटा, सीवियर डिप्रेशन का इंडिकेशन होगा। होपलेसनेस एंड वर्थलेसनेस क्लियरली किया हुआ आपका क्वेश्चन, ठीक है। आगे सवाल देखिएगा अगला, नेक्स्ट वन क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, असेसमेंट ऑफ द सीवियर डिप्रेशन इन ए क्लाइंट रिवेल द फीलिंग ऑफ होपलेस। दूसरा ही जो क्वेश्चन था डिप्रेशन का, इसी पर डिपेंड आया था, सेम क्वेश्चन जो भी आपको करवाया हुआ है, इसमें क्लियरली आपको दिया गया था कि पेशेंट क्या इंडिकेट कर रहा है बेटा, होपलेसनेस एंड वर्थलेसनेस, इनएबिलिटी टू फील द प्लीजर। तो यहां पर देखिए होपलेस एंड वर्थलेसनेस कंडीशन आ रही है, मतलब पेशेंट सीवियर डिप्रेशन में, तो हार्मफुल इफेक्ट क्या आएगा उसके ऊपर कि खुद को सेल्फ हार्म वो पहुंचा सकता है, ठीक है। तो पॉसिबल ऑफ द हार्म टू सेल्फ। देखिए मुझे भी आई थिंक क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि जब करवाए हुए सारे क्वेश्चन है तो डायरेक्टली पता है कि कुछ क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला, ठीक है। तो जो बच्चे पूरे क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, जिन्होंने नहीं पढ़ रखी थी पहले से क्लासे, आप वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा सारे क्वेश्चन को, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, नेक्स्ट वन। ए सिजोफ्रेनिक क्लाइंट हु इज एक्सपीरियंसिंग द थॉट ऑफ द हैविंग स्पेशल पावर स्टेट दैट आई एम ए मैसेंजर फ्रॉम द अनदर प्लेनेट एंड कैन रूल द अर्थ। द नर्स असेस दिस बिहेवियर एज द, नर्स इस बिहेवियर को कैसे असेस करेगी। पहला ऑप्शन हमारे पास है सर आइडिया ऑफ रेफरेंस, delusion of persecution, thought broadcasting and delusion of the grandeur. So you all know that क्वेश्चन आपका डायरेक्टली यूट्यूब के द्वारा करवाया हुआ है। तो यहाँ पर पेशेंट के अंदर क्या आएगा सर, delusion of grandiosity। क्या आएगा, delusion of grandiosity। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट वन, देखते जाइए बेटा। देखिए जिस बच्चे ने अगर पूरा मेरे गाइडेंस के अकॉर्डिंग काम किया होगा तो पिछले 10 दिन के अंदर उसने सिलेक्शन लिया होगा, चाहे पूरे साल अगर उसने पढ़ाई नहीं भी की है, प्री आपने क्वालिफाई कर लिया था, मेंस के लिए अगर आपने 10 दिन आरजी के रिपोर्ट को फॉलो किया होगा तो डायरेक्टली सिलेक्शन है, कोई भी नहीं रोक सकता है। क्योंकि जब पूरा पेपर ही आपको मिल जाए उसके बाद तो सिलेक्शन कौन ही रोक सकता होगा आपका ना बेटा। इजी पेपर सिर्फ उनको लगेगा जिन्होंने क्लासेस ली हैं, जब आप डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ के गए हैं 5 दिन 10 दिन के अंदर, और वही क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे, तो डेफिनेटली हर एक क्वेश्चन आपको इजी लगेगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा, यहां पर हमने देखिए बात की सर साइन सिम्टम ऑफ द पल्मोनरी एडिमा, तो पेशेंट को देखिए कौन सी पोजीशन अपन प्रोवाइड करवाने वाले हैं। देखिए इसमें एक ऑप्शन को चेंज किया गया था, सिटिंग इन ए चेयर के, आई थिंक इसकी जगह आपको सेमी फाउलर ऑप्शन था। क्या था, सेमी फाउलर ऑप्शन दिया गया था, जबकि राइट आंसर क्या आएगा सर, सेमी फाउलर ऑप्शन दिया गया था, कुछ एक ऑप्शन चेंज किया गया था, ठीक है। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा सर, हाई फाउलर पोजीशन अपन प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलिए अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट वन। प्रायर टू एडमिशन द डिजॉक्सिन टू ए क्लाइंट विद कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, द नर्स नीड टू असेस द रेस्पिरेशन। देखिए यहां पर भी आपको ऑप्शन चेंज किया गया था, क्या सर, रेडियल पल्स सॉरी रेडियल पल्स फॉर 15 सेकेंड, ठीक है। इसी के अलावा 2-3 पल्स और आपका एरोटिड पल्स फॉर 1 मिनट, इस प्रकार से ऑप्शन चेंज किया गया था। बट हमारा राइट आंसर क्या होगा सर, दैट इज एपिकल पल्स फॉर 1 मिनट। इस क्वेश्चन में आपको ऑप्शन चेंज किया गया था, कुछ बाकी ऑप्शन चेंज किए गए थे, बट राइट आंसर क्या होगा सर, एपिकल पल्स फॉर 1 मिनट अपन क्या करेंगे, चेकआउट करने वाले, ठीक है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन। ए मेल क्लाइंट वाज इन्वॉल्व इन ए मोटर व्हीकल एक्सीडेंट, ठीक है। पेशेंट जो है मोटर व्हीकल एक्सीडेंट के अंदर क्या हो चुका है बेटा, उसका एक्सीडेंट हुआ है अर्लियर इन द डे। यहां पर देखिए, द नर्स कैरिंग फॉर हिम ऑन द इवनिंग notice that on the admission to the hospital
ही लॉस्ट ए लॉट ऑफ ब्लड एंड रिक्वायर्ड मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन की उसको रिक्वायरमेंट है। The nurse would anticipate which blood product would be the order when a large blood loss has occurred। तो यहां पर देखिए हमारे पास में देखिए वॉल ब्लड की जगह ऑप्शन आपको दिया गया था क्रायोप्रेसिपिटेट। क्या था ऑप्शन? इसको चेंज किया था एग्जामिनर ने, क्रायोप्रेसिपिटेट। क्रायोप्रेसिपिटेट, ठीक है। बट राइट आंसर यहां पर क्या होगा सर? अगर बात करते हैं, देखिए अगर मान लीजिएगा पेशेंट को क्या हुआ है सर, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है, तो ओवरऑल कंपोनेंट आपको क्या करना पड़ेगा सर, इसको प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। तो इस कंडीशन के अंदर यहां पर आपका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज पैक्ड आरबीसी। पैक्ड आरबीसी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर क्या रहेगा सर? आंसर है। इसी के साथ में देखिए आपको एक क्वेश्चन और दिया गया था। अब कुछ क्वेश्चन जो है, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन नहीं निकाल पाया, बाकी क्वेश्चन आपको करवा दूंगा जो भी अपनी क्लासेस के अंदर और करवा रखे हैं मैंने आपको, वो आप देखते रहेगा साथ साथ में। देखिए अब रिमेनिंग जो क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। एक पेशेंट को मान लीजिएगा सेम कंडीशन थी और वहां पर आपको दिया गया था कि आपको जो कोगुलेंट फैक्टर है, समझ जाएगा आप सारे क्वेश्चन, कोगुलेंट फैक्टर जो है उन कोगुलेंट फैक्टर को आपको रिप्लेस करना था। कोगुलेंट फैक्टर को अगर आपको रिप्लेस करना होगा तो वहां पर आप प्रोवाइड करवाएंगे क्या बेटा? फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। क्या प्रोवाइड करवाएंगे? फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा आप क्या करवाने वाले हैं? प्रोवाइड करवाने वाले। क्लियर हुआ? कुछ क्वेश्चन और भी है अभी जो आई थिंक इस पीडीएफ के अंदर इंक्लूड नहीं हुए हैं। नेक्स्ट है, इसके अलावा देखिएगा आपको जो क्वेश्चन दिए गए थे, जस्ट आप 1 सेकंड के लिए होल्ड रखिएगा। मैं कुछ क्वेश्चन और लगा देता हूं, आई थिंक कंप्लीट इसके अंदर इंक्लूड नहीं हुए हैं। एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर दो आप सारे बच्चे। देखिए एबीजी की भी अपन बात करते हैं सारे क्वेश्चंस की। जस्ट 1 मिनट आप वेट कीजिएगा बेटा। आई थिंक किसी रीजन के कारण सारे क्वेश्चन नहीं निकल पाए इसमें, तो उनको मैं अटैच कर देता हूं। जस्ट 1 सेकेंड। तो काफी अच्छा रिजल्ट आपका आएगा, मुझे उम्मीद है, क्योंकि इतना सब कुछ प्रोवाइड करवाने के बाद में मुश्किल ही शायद ऐसा कोई बच्चा होगा जिसका सिलेक्शन रुक सकता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन जो है मैं आपको डायरेक्टली करवा दूं, ठीक है। क्वेश्चन आपको आया था नेक्स्ट वन, व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ द एल्कोहल इन ब्लड। क्वेश्चन आया था सभी के पास में, द अपर लिमिट ऑफ एल्कोहल। कुछ तो इसको अच्छी तरीके से जानते होंगे। अपर लिमिट ऑफ एल्कोहल इन द ब्लड, तो वहां पर आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा सर? 30 mg पर 100 ml। क्या जाएगा आंसर? मैं कुछ डायरेक्टली आपको क्वेश्चन आंसर लिखवाता हूं। दैट इज 30 ml, सॉरी 30 mg पर 100 ml। क्लियर? इसी के साथ देखिएगा मैंने आपको YouTube के ऊपर भी करवा रखे बहुत सारे क्वेश्चन, जिनमें से आपको एक क्वेश्चन याद होगा या फिर हमने जिसकी बात की थी। जस्ट 1 सेकेंड। देखिए एक क्वेश्चन हमने पढ़ा था। हाँ, अब देखिए आपके रिमेनिंग जो भी क्वेश्चन है ना, उन सभी क्वेश्चन का मैं आंसर पुट करता हूं। हमने क्वेश्चन पढ़ रखा है सर, अगर मान लीजिए आप किसी पेशेंट को फ्रोसेमाइड दे रहे हैं, ठीक है, लैसिक्स दे रहे हैं, क्वेश्चन यूट्यूब के ऊपर पढ़ाया हुआ था, एज इट इज लैसिक्स आप दे रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या प्रायोरिटी मेंटेन रखेंगे, ठीक है। यानी आप किसी पेशेंट को लैसिक्स कब प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है, लैसिक्स कब प्रोवाइड करवाएंगे, ध्यान रखना। ऑप्शन आपको दिया हुआ था आफ्टर
अवेकिंग यानी सुबह उठने के बाद में, एंड बिफोर 6 PM, ये आपका राइट आंसर होगा। एंड बिफोर 6 PM डायरेक्टली आपको यूट्यूब के थ्रू करवा रखा है मैंने, एज इट इज क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट वन, इसके साथ इसके अलावा देखिए आपको बताता हूं, लंबर पंक्चर के रिगार्डिंग आपका क्वेश्चन था, ठीक है। पीडियाट्रिक लंबर पंक्चर, जो कि एक जनरल क्वेश्चन है, जो कि क्या था, एक जनरल क्वेश्चन। पीडियाट्रिक अगर आपको एलपी करनी है तो वहां पर हमारी साइट क्या होगी सर, अगर पीडियाट्रिक लंबर पंक्चर की अगर हमें मान लीजिएगा परफॉर्म करना है तो साइट क्या रहेगी सर, दैट इज L4 L5। क्या रहेगी बेटा, L4 L5। नेक्स्ट वन आपको इमेज दी गई थी, इमेज में आपको बताता हूं कौन कौन सी दी गई थी। एक आपको दिया गया सर ट्रैकियल डायलेटर, जो आपको फोर्सेप्स दी गई थी ना, जो फोर्सेप आपको दी गई थी दैट वाज ट्रैकियल डायलेटर। क्या था वो, ट्रैकियल डायलेटर। इसी के अलावा ईटी कफ मैनोमीटर, ईटी कफ मैनोमीटर आपको दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट वन, अगले क्वेश्चन की बात करता हूं सर। नेक्स्ट वन आपको इमेज दी गई थी, दैट इज पेरिफेरल इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर, ठीक है। एक लाइन का आपको इमेज दिया गया था। ये तीन जो इंस्ट्रूमेंटल इमेज आपको दी गई थी, दैट इज ट्रैकियल डायलेटर, ईटी कफ मैनोमीटर, पेरिफेरल इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर लाइन। क्लियर है, बात समझे। हाँ देखिए, सभी चीजों की बात करूं, बस आप समझते जाइएगा। नेक्स्ट वन, इसी के अलावा देखिएगा आपको 20 kg फ्लूइड रिक्वायरमेंट दिया गया था, समझते जाएगा। जिसने जो आंसर किया है पता रखेगा। फ्लूइड रिक्वायरमेंट का क्वेश्चन आपको सिंपली पूछा गया था। फ्लूइड रिक्वायरमेंट में क्या पूछा गया था सर, फ्लूइड रिक्वायरमेंट फॉर दैट 20 kg, एक 20 kg का जो बेबी है, ठीक है, 20 kg वेट जिस बेबी का है उसके लिए फ्लूइड रिक्वायरमेंट क्या होगी। प्रीवियस क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखना। और वहां पर हमारा राइट आंसर क्या रहेगा सर, 1500 ml। क्या रहेगा सर, दैट वाज, अरे 1500 ml आपका राइट आंसर था। क्लियर है। इसके अलावा अगर बात करते हैं, हाँ नेक्स्ट में देखिए, अगले सवाल की बात करता हूं मैं। अगला जो क्वेश्चन था, देखिए कुछ क्वेश्चन बेसिक भी थे ना, जैसे कॉपर टी 380 सभी पढ़ते हैं। कॉपर टी 380 लाइफ स्पान इज अबाउट 10 ईयर। और एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था सर, वैक्सीन के रूट के रिगार्डिंग, किसके रूट के रिगार्डिंग, तो वैक्सीन के रूट के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन पूछा गया था। और डायरेक्टली आपको बताता हूं, उसमें फोर्थ ऑप्शन राइट था, ठीक है। जिसने फोर्थ ऑप्शन राइट किया है उसका राइट आंसर सही होगा, ठीक है। और ये कुछ एडिशनल क्वेश्चन थे। इसके अलावा आपको और क्वेश्चन बताता हूं जो आपको पूछे गए थे। क्वेश्चन आपको पूछा गया था सर, हमने जो फ्रिज सेंसिटिव वैक्सीन जो है उसको हम क्या करते हैं, फ्रिज से, सॉरी हीट रेजिस्टेंस, माफ करना क्योंकि क्वेश्चन मेरे पास लिखे हुए नहीं है इसलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं। ऐसी वैक्सीन जो क्या है, फ्रिज रेजिस्टेंस वैक्सीन है, यानी हम इन क्या रखते हैं बेटा, कोल्ड स्टोरेज में शिफ्ट रखते हैं। उन वैक्सीन को चेकआउट करने के लिए कि वैक्सीन खराब है या सही है, कौन सा टेस्ट परफॉर्म करते हैं, एंड दैट वाज द सेक टेस्ट। अगर आपने जो आंसर किया है मुझे बताते रहिएगा कि सर आपने क्या क्या आंसर किया है और हमारा राइट आंसर सही है या नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए अपन परफॉर्म करते हैं कौन सा, सेक टेस्ट परफॉर्म करते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा, कौन सा परफॉर्म करते हैं सर, सेक टेस्ट परफॉर्म करते हैं। क्वेश्चन सारे जो है मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन आपने दिए हैं सभी ने, जिन्होंने दिया है पेपर उनके लिए एडवांस बता रहा हूं मैं, ठीक है। नेक्स्ट वन आपको क्वेश्चन दिया गया था, वही सारा मैं क्वेश्चन आपको करवा दूंगा अपकमिंग क्लासेस के अंदर। आज इतना ज्यादा टाइम नहीं मिल पाया। आपको दिया गया था कि सर नॉर्मल जो लंग्स वॉल्यूम है, ठीक है, नॉर्मल लंग्स वॉल्यूम कितनी होती है, और इसी के साथ साथ हमने पेशेंट के अंदर क्या देखा। तो वहां पर आपने देखा होगा कि सर हमारी जो टीएलसी है, टोटल लंग कैपेसिटी है सर, इसी के अलावा हमारी रेजिडुअल वॉल्यूम है, इसी के अलावा हमारी जो फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम है, ये सभी की नॉर्मल रेंज दी गई थी। इसी के साथ में ये सारे के सारे क्या होते सर, इंक्रीज वैल्यू थी। क्या थी, सारी इंक्रीज वैल्यू थी, पता है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा बेटा, लंग्स वॉल्यूम जितनी नॉर्मल दी गई थी और इंक्रीज वॉल्यूम दी गई थी, तो रीजन क्या होता है उसका, अगर मान लीजिएगा लंग्स क्या हो जाते हैं, हाइपर इन्फ्लेशन, राइट आंसर क्या होगा उसका, दैट वाज हाइपर इन्फ्लेशन।
क्या था? हाइपर इन्फ्लेशन आपका राइट आंसर था। लंग्स वॉल्यूम अगर आपकी बढ़ेगी, टोटल लंग कैपेसिटी बढ़ेगी, रेजिडुअल वॉल्यूम आपको नॉर्मल कितनी हो सर? हमें सर वहां पर नॉर्मल दी गई थी आपकी 1200 वॉल्यूम, और इंक्रीज कितनी दी गई थी सर? 2000 वॉल्यूम। टीएलसी जहां पर आपकी नॉर्मल 6000 होती है, 6000 ml होती है, वही आपको कितनी दी गई थी सर? 7000 ml। तो जब आपकी एल्वेलाइज क्या हो जाएंगी बेटा? एल्वेलाई हाइपर इन्फ्लेट होगी, ठीक है, तो उसके कारण क्या होगा सर? ये सारी वैल्यू बढ़ जाएंगी। तो राइट आंसर क्या था उसका सर? दैट वाज द हाइपर इन्फ्लेशन। इसी के साथ में एक क्वेश्चन और दिया गया था, क्या? अगर मान लीजिएगा एंड टाइडल, अचानक से क्या है किसी पेशेंट के अंदर एंड टाइडल CO2 वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है, एंड टाइडल CO2 वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है, तो दैट में इंडिकेट द हाइपर वेंटिलेशन। राइट आंसर क्या था बेटा इसका? हाइपर वेंटिलेशन। यानी पेशेंट जब हाइपर वेंटिलेटेड होगा ना, तो हाइपर वेंटिलेशन के कारण क्या होगा सर? मैक्सिमम CO2 उसकी बॉडी से बाहर निकलेगी, और एंड टाइडल CO2 वॉल्यूम इंक्रीज होगी, तो वो कंडीशन किसको इंडिकेट करेगी? दैट में इंडिकेट द हाइपर वेंटिलेशन। किसको इंडिकेट करेगी बेटा? हाइपर वेंटिलेशन को इंडिकेट करेगी। ठीक है, बात समझे? क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ देखिए, अगर मान लीजिएगा आप क्या करें बेटा, एबीजी आप कर रहे हैं। देखिए एक क्वेश्चन आपको दिया गया था, एबीजी आप कर रहे हैं, और एबीजी करते टाइम में हुआ क्या है? आप आर्टरी को प्रिक करना चाह रहे थे, बट एक्सीडेंटली क्या हुआ सर? उसके पास की वेन भी प्रिक हो चुकी है, तो वहां पर आपका नेक्स्ट इंटरवेंशन क्या होगा? देखिए वेन अगर प्रिक हो चुकी है, तो बस वहां पर एक तो कंडीशन होगी सर कि क्या पॉसिबिलिटी होगी और क्या इंटरवेंशन करेंगे। तो फर्स्ट वन कंडीशन क्या होगी सर? वहां पर हमें पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकती है सर हेमेटोमा की, और आप क्या करेंगे उसी के साथ में, ऑप्शन सेकंड इसी के साथ में क्या टेस्ट था? आप उसको कंप्रेस करेंगे। क्या करेंगे उसको? यानी एबीसी तो आप नहीं करेंगे, जो हमने मान लीजिएगा निडल प्रिक किया, निडल प्रिक करने के बाद में क्या हो सर? नियर बाई वेन भी क्या हो चुकी है आपकी? रप्चर हो चुकी है, तो उसके कारण पॉसिबिलिटी आपकी हेमेटोमा की होगी। तो आप क्या करेंगे उसके साथ में? उस साइड को कंप्रेशन करेंगे। क्या करेंगे सर? कंप्रेशन करेंगे। क्लियर हुआ बेटा? CO2 रिटेंशन नहीं हो रही है, एंड टाइडल वॉल्यूम में CO2 इंक्रीज। यानी पेशेंट देखेगा, टाइडल वॉल्यूम क्या होती है? नॉर्मल अपन जो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन करते हैं उसके बारे में बता रहे हैं। टाइडल वॉल्यूम जब आप जो सांस छोड़ रहे हैं एक्सपायरेशन के साथ में, उसमें CO2 का वॉल्यूम ज्यादा है, और CO2 मैक्सिमम बॉडी से बाहर निकलेगी, दैट में इंडिकेट द हाइपर वेंटिलेशन। वो किसको इंडिकेट करेगा? हाइपर वेंटिलेशन को इंडिकेट करेगा। ठीक है सर, हाइपर कैपनी भी हो सकता है रेजिडुअल वॉल्यूम। देखिए रेजिडुअल वॉल्यूम अकेले इंक्रीज होती तो हम मान सकते हैं, लेकिन यहां पर आपकी टीएलसी भी बढ़ी है, रेजिडुअल वॉल्यूम भी बढ़ी है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी भी आपकी बढ़ी है। जब सारे वॉल्यूम बढ़ गए हैं, तो दैट इंडिकेट द हाइपर इन्फ्लेशन, कि आपकी एल्वेलाई जो है वो इन्फ्लैट हो गई है, फूल गई है, तो एयर रिमेनिंग ज्यादा होगी। ठीक है, रेजिडुअल वॉल्यूम इंक्रीज था, वही तो बताया बेटा मैंने, रेजिडुअल वॉल्यूम भी इंक्रीज था। लिखा है मैंने कि नॉर्मल भी आपको दिया गया था और बढ़ा हुआ भी आपको दिया गया था, सारे के सारे वॉल्यूम बढ़े हुए थे, आपने देखा होगा, तो वो इंडिकेट करेंगे हाइपर इन्फ्लेशन को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मैं कुछ और क्वेश्चन आपको बताता हूं। हाँ, एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था, इधर देखेगा कि देखिए मेडिसिन का नाम तो मुझे नहीं याद है क्या मेडिकेशन थी वो, लेकिन किसी पर्सन को हमें मेडिकेशन देनी थी 35 mg पर आवर के हिसाब से, 35 mg पर आवर के हिसाब से मेडिकेशन देनी थी। ठीक है, ये हमारे डिजायर डोज है। अब हमने क्या किया सर? हमने एड ऑन किया है 500 ml के अंदर हमने 350 mg मिक्स कर दिया है। 350 mg क्या कर दिया है? मिक्स कर दिया है। अब आप मुझे बताइए, अगर आप किसी पेशेंट को 35 mg पर आवर देना चाहेंगे और 350 mg को 500 ml के अंदर मिक्स किया है, तो आपका फ्लो रेट क्या होगा? यहां पर आपको सिंपल सा निकालना था। कैसे? किस तरह? अगर मान लीजिएगा हमने इसमें मिक्स किया है, तो एवरेज देखेगा, अगर मैं ये कहता हूं 500 ml जो हमारे पास फ्लूइड है उसमें कितना है सर? 350 mg है। ठीक है, 500 ml में कितना है सर? 350 mg है, तो 1 ml में कितना होगा? 1 ml सिंपल सा निकाल लीजिएगा, दैट इज अबाउट 350 टू 500, तो एवरेज यहां पर आपका आएगा सर 0.7 mg पर ml आएगा। और जब 0.7 mg पर ml को आप मल्टीप्लाई करेंगे सर 50 ml से, किससे? 50 ml से, तो राइट आंसर क्या आएगा सर? सर राइट आंसर हमारे पास में आएगा 35 mg पर आवर। ठीक है,
35 mg पर आवर। तो राइट आंसर क्या था उसका सर? राइट आंसर उसका था सर 50 ml अपन क्या करेंगे? प्रोवाइड करवाएंगे। समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, तो राइट आंसर क्या आएगा सर? सर इसका राइट आंसर आएगा हमारे पास में 50 ml पर आवर अपन क्या करेंगे? उसको प्रोवाइड करवाएंगे। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट में देखिएगा, अगले सवाल की बात कर रहा हूं मैं। हाँ, नेक्स्ट में आपके पास में क्वेश्चन पूछा गया था, अगर देखिएगा कोई पेशेंट है किसका सर? मैथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस ऑरियस का, आप उस पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो यहां पर आपको क्या क्या प्रिकॉशन रखने पड़ेंगे, यानी कौन कौन से पीपी किट के अंदर कौन कौन से जो पीपी इक्विपमेंट है वो हमें वियर करने पड़ेंगे। ध्यान रखिएगा, मरसा अगर किसी पेशेंट है तो यहां पर बेसिकली चीज ये होगी कि आप क्या रखेंगे पेशेंट के साथ में? यू शुड मेंटेन द कॉन्टैक्ट आइसोलेशन। क्या रखना है बेटा? कॉन्टैक्ट आइसोलेशन। इन्फेक्शन कंट्रोल की क्लास में क्लियरली पढ़ाया हुआ एग्जांपल के साथ में कि जब भी आपको कॉन्टैक्ट आइसोलेशन मेंटेन करना हो देन यू शुड वियर द ग्लव्स एंड गाउन। आप क्या वियर करेंगे बेटा? ग्लव्स एंड गाउन आपको वियर करना ही पड़ेगा। क्लियर हुआ? एक में से आपका ग्लव्स था, गाउन था और गॉगल्स थे, ठीक है, मास्क कहीं पर भी नहीं था, तो राइट आंसर क्या होगा सर? ग्लव्स एंड गाउन आपको वियर करने पड़ेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई सभी को? हाँ, वुंड इन्फेक्शन के रिगार्डिंग रूटीन जो हमारा मेजरमेंट था, दैट यू शुड चेक द टेम्परेचर रेगुलरली। आप क्या करेंगे? टेम्परेचर को चेकआउट करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए अगले सवाल की बात करें बेटा। नेक्स्ट पीपी। ठीक है, पीपी के दौरान अपन क्या करेंगे सर? जब आपको मान लीजिएगा पीपी का क्या करना है सर? पीपी वियर करना है, देन व्हाट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ हैंड वॉशिंग? क्या करेंगे आप सर? सबसे पहले आपको हैंड वॉशिंग परफॉर्म करना पड़ेगा। जब आप पीपी वियर करें तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा सर? हैंड वॉशिंग करना पड़ेगा। हाँ, डेलेरियम, कोज ऑफ डेलेरियम इन एल्डरली पेशेंट दैट इज हाइपोक्सिया। देखिएगा, अगर बात करते हैं सर किसके बारे में? डेलेरियम के बारे में। ठीक है, तो डेलेरियम का एल्डरली पेशेंट के अंदर सबसे इंपोर्टेंट कोज क्या होता है? दैट इज हाइपोक्सिया। क्या होगा बेटा? हाइपोक्सिया होगा, ध्यान रखिएगा, क्या होगा? हाइपोक्सिया। ठीक है, इसके अलावा हाँ, नेक्स्ट में आपका टर्म दिया गया था सर डेमेंशिया प्रीकॉक्स। ठीक है, एक टाइम आपको क्वेश्चन पूछा गया था, दैट वाज डेमेंशिया प्रीकॉक्स। तो किसने दिया था सर? क्रैपलिन ने। किसने दिया था? क्रैपलिन ने ये टर्म प्रोवाइड किया था। क्लियर? नेक्स्ट में देखिएगा, एक आपके पास में क्वेश्चन था कि एक फीमेल जो है उसका क्या किया सर? रेडिकल मैस्टेक्टमी हमने किए। क्या किए बेटा? रेडिकल मैस्टेक्टमी हमने परफॉर्म किए, और रेडिकल मैस्टेक्टमी करने के बाद में हमने क्या लगा दिया उसको सर? हीमोवेक ड्रेन लगा दिया। क्या लगा दिया? हीमोवेक ड्रेन लगा दिया। और हीमोवेक ड्रेन जो है वो क्या है बेटा? हाफ फिल हो गया है। किससे? हाफ फिल विथ ब्लड, ब्लड के द्वारा हाफ फिल हो गया है। दैट में इंडिकेट, तो ये किसको इंडिकेट करेगा सर? दैट में इंडिकेट द हैमरेज। ध्यान रखिएगा बेटा, अगर केवल ब्लड से फिलअप हो गया है तो किसको इंडिकेट करेगा सर? ये इंडिकेट करेगा सर हैमरेज को। किसको इंडिकेट करेगा? हैमरेज को इंडिकेट करेगा। क्लियर हुआ? किसको इंडिकेट करेगा बेटा? हैमरेज को इंडिकेट करेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? नेक्स्ट वन, एक क्वेश्चन आपको दिया गया था जो मैंने आपको पढ़ा रखा है यूट्यूब के ऊपर डायरेक्टली कि सर MgSO4 है तो उसके रिगार्डिंग टॉक्सिसिटी आपको पूछा गया था। MgSO4 के रिगार्डिंग टॉक्सिसिटी आपको पूछा गया था, दैट इज रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, यानी आपका रेस्पिरेशन क्या हो जाएगा? रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो लगभग आप ये एवरेज मान के चलेगा। पेपर की अगर एनालाइज की बात करता हूं मैं, शॉक वाला बेटा मैंने करवा दिया पीछे क्वेश्चन। ठीक है, शॉक वाला जो क्वेश्चन है वो मैंने पीछे करवा दिया है। ओवरऑल अगर एवरेज क्वेश्चंस की बात करते हैं तो काफी ज्यादा बेनिफिट मिला होगा आप सभी को। और अब देखिए मैं आपको बात कर लेता हूं कुछ पेपर के रिगार्डिंग कि सर जनरल पेपर के एनालिसिस की अगर बात करते हो तो सर क्या कट ऑफ रहेगी और क्या क्राइटेरिया रहेगा। ठीक है,
देखिए मैक्सिमम बच्चों की अगर बात करता हूं तो क्वेश्चंस जो है अटेम्प्ट की, तो एवरेज आप मान के चलेगा सभी बच्चों ने 75 से लेकर, मैक्सिमम बच्चों की बात बता रहा हूं मैं, 75 टू 85 अटेम्प्ट किए हैं। बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 85 से ऊपर किया है, और बहुत कम ऐसे भी होंगे जिन्होंने 75 से कम अटेम्प्ट किया। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा पेपर के लेवल की बात कर लेते। पेपर का लेवल ऐसा था, अगर आपने पहले से उन क्वेश्चंस को पढ़ रखा है तो आपके लिए 90 मिनट सफिशिएंट थे। अगर आपने पहली बार उन क्वेश्चन को पढ़ के राइट आंसर पुट करने की कोशिश की तो आपके लिए 90 मिनट बहुत कम रहे होंगे, क्योंकि जिस प्रकार क्वेश्चंस की लेंथ दी गई थी, यानी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन जो है हमेशा कहता है कि मैं सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन दूंगा मेंस के अंदर, तो इस प्रकार शायद भर भर के सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन थे। अप्रोक्सीमेट आप मान के चलेगा 30 क्वेश्चन या 35 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जिनमें सिनेरियो या फिर किसी पेशेंट के रिगार्डिंग कोई कंडीशन नहीं दी गई थी। तो 90 मिनट्स की अगर बात करते हैं, उन बच्चों के लिए ज्यादा टिपिकल रही होगी जिन्होंने क्लासेस नहीं ली या फिर पहले से उन क्वेश्चंस को नहीं पढ़ा था। तो एवरेज कट ऑफ की अगर बात करता हूं, बहुत कम बच्चों ने वो क्लासेस भी ली थी जो मैंने आपको पढ़ा रखी थी सारी की सारी। ठीक है, तो वहां पर देखिएगा एवरेज की अगर बात करता हूं कट ऑफ की, मेल फीमेल दोनों की अलग बताता हूं मैं, बट आप एवरेज मान के चलेगा कि जहां पर किसी भी बच्चे ने अगर पूरा नेगेटिव कट करने के बाद में, यानी हमने मान लीजिए आपने 85 अटेम्प्ट किया है, 80 किया है, उसके अंदर डिपेंड करता है कि सर आपके नेगेटिव कितने जा रहे हैं। ठीक है, बट आप एवरेज मान के चलेगा मेंस के लिए, जहां पर एवरेज 4000 सीट पे आप कंपीट करेंगे, लगभग 20,000 बच्चे जो है वो 4000 सीट के लिए कंपीट करने वाले हैं, तो लगभग आप मान के चलेगा कि 65, कुछ बच्चे सोचेंगे सर इतनी कम नहीं जाएगी, लेकिन ध्यान रख लीजिएगा ये 65 टू 70 तो बॉयज के लिए होगा। 65 टू 70 बॉयज के लिए बता रहा हूं बेटा, जिन्होंने पढ़ रखे थे क्वेश्चन यूट्यूब से, उनको भले ही लग सकता है कि पेपर इजी था। अगर वही क्वेश्चन आप उस बच्चे से पूछेंगे जिन्होंने यूट्यूब क्लासेस नहीं लिए पिछली, या फिर जो 40 क्वेश्चंस का आपको बेनिफिट मिला है एक्स्ट्रा, अगर आप उस बच्चे से डील करने वाले हैं तो उसके लिए आई थिंक वो क्वेश्चंस बहुत नए हो सकते हैं। वहां से बच्चा जो है मुश्किल से मुश्किल 20 क्वेश्चन जो है कवर कर पा रहा है। यही रेशियो है बॉयज के रिगार्डिंग, जो आपका रेशियो रहने वाला है 65 टू 70 के आसपास रहेगा, और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। जब रिजल्ट आएगा तब हम इसके बारे में जरूर बात करेंगे। ठीक है, बेटा यूपीपीएससी की भी जरूर करवाएंगे। ठीक है, हाँ 65, ये आप 70 मैंने मैक्सिमम खींच के बता दिया, 65 तक आपके मैक्सिमम बच्चे जो हैं इसमें कवर अप कर लेंगे। ठीक है, और जहां तक बात रही आरजे एयरपोर्ट के सारे जो बच्चे जुड़े हुए हैं पिछले 15 दिन से, भले ही मैंने क्लासेस थोड़ी कम ली है, 15 दिन के अंदर 15 क्लासेस भी नहीं ली होंगी, आई थिंक 10 क्लासेस मैंने ली है, बट आपको जो क्वेश्चंस जो दिए हैं काफी अच्छा बेनिफिट आपको मिला। और ध्यान रखिए रिजल्ट आने के बाद में सभी जो बच्चे हैं सिलेक्शन की खुशी में मिठाई जरूर भिजवा देना। ऐसे नहीं कि सर इंतजार करते रहें और आप केवल मिठाई अपने घर वालों तक ही रखें या फिर अपने दोस्तों तक ही रखें। ठीक है, देखिए बेटा प्री का क्राइटेरिया अलग था, आप जब रिजल्ट आएगा उसके बाद में अपन एनालाइसिस करेंगे इसके रिगार्डिंग, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों के साथ में ऐसा भी हुआ है कि सर कुछ बच्चे जो है पूरे पेपर को पढ़ भी नहीं पाए, लेंथी क्वेश्चंस को आपने क्या कर लिया, देखकर जस्ट लीव कर दिया है। और डिपेंड अब इस बार ये था कि सर 100 क्वेश्चन जो थे वहां पर बच्चे के ऊपर ये प्रेशर था कि सर मुझे पूरे 100 क्वेश्चन को मतलब चेकआउट करना है, और उसमें से अगर 100 क्वेश्चन जब बच्चा लेने बैठेगा नर्सिंग फील्ड के सारे 100 क्वेश्चन, तो आप एवरेज मान के चलेगा कि हर बच्चे ने 80-85 कवर किए हैं। 80-85 कवर करने के बाद में आप क्या मानते हैं कि आपके कितने नेगेटिव होते होंगे? एग्जाम टाइम में हमारा कॉन्फिडेंस होता है कि सर मुश्किल से 5-7 नेगेटिव निकल जाएंगे। प्री का रिजल्ट भी आपने देखा, प्री के अंदर हमें एडवांटेज जो मिला था वो मिला था सर हमारे जीके के रिगार्डिंग, क्योंकि सर जीके के अंदर 3 से 4 क्वेश्चन वो थे जो हर एक बच्चा उसको अटेम्प्ट कर पा रहा था, इसलिए उसकी कट ऑफ ज्यादा गई थी। ठीक है, इसी के अलावा रीजनिंग के जो क्वेश्चन थे वो भी काफी इजी थे, सिंपल थे, ज्यादा कुछ टिपिकल नहीं थे। तो जीके और रीजनिंग ने कहीं ना कहीं हमारी जो परसेंटेज क्राइटेरिया है वो थोड़ा बढ़ा दिया था। और अगर आप प्री की बात करते हैं, प्री के अंदर आप परसेंटेज देखिए, आपने देखी होगी परसेंटाइल, तो परसेंटाइल में हमें एग्जैक्ट क्राइटेरिया पता नहीं चलता है। आप अगर एक्यूरेट परसेंटेज निकालेंगे, सभी के पास में स्कोर कार्ड है, एक बार आप एनालिसिस कीजिएगा सर हमारी क्या परसेंटेज रही थी प्री के अंदर और कहां जाकर रिजल्ट रुक गया था। अगर वही चीज आप मेंस में देखेंगे ना, मेंस में सिंगल एग्जाम हुई है, परसेंटेज बेस पर क्राइटेरिया निकलेगा, और मैक्सिमम आप देख लीजिएगा बॉयज जो होंगे वो 70 तक कवर अप हो लेंगे, और गर्ल्स के लिए ये एडवांटेज थोड़ा बेटर मिल जाएगा। ठीक है, देखिए अब जैसे मैंने बता रहे सर मैंने 80-85 कवर किए हैं। ठीक है,
तो 85 कवर करने के बाद में आपको क्या लगता है कि एवरेज आप, क्योंकि देखिए हम ह्यूमंस है और हमारी साइकोलॉजी ये होती है कि सर एग्जाम का प्रेशर जो है हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए कहता है कि यार 100 क्वेश्चन लेने बैठे हैं तो कम से कम 50 तो कवर करेंगे। वही हमारी साइकोलॉजी होती है कि अगर 15 भी गलत होते हैं तो 70 हमारे पास से बचते हैं, लेकिन जहां आपने 15 गलत कर दिए वहां आपने 5 और कर दिए, यानी वही आपकी जो 85 वाला क्राइटेरिया था वो 65 पर आकर रुकता है। और ये अगर मैं एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूं जहां पर मिनिमम 15, किसी बच्चे के 30 भी नेगेटिव निकल जाते हैं, और वो क्राइटेरिया कहीं ना कहीं आपको एक सिलेक्शन लिस्ट से बाहर भी कर देता है। खैर ओवरऑल जो भी है, पेपर का पैटर्न जो था काफी अच्छा था, पेपर थोड़ा लेंदी था, क्लासेस का बेनिफिट सभी बच्चों को मिला है। मैं आपको पहले भी कह रहा था कि बेटा आपका अगर किस्मत अच्छी रहेगी तो एज इट इज बिना ऑप्शन चेंज किए क्वेश्चन आएंगे, और वैसा ही हुआ है, काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब मैं तो इंतजार करूंगा उस दिन का जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा और सभी आप मिठाई लेके आरजे के एयरपोर्ट तक पहुंच सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे। देखिए अभी 1-2 दिन आपकी क्लासेस नहीं रहेंगी क्योंकि अब इतनी सारी मेहनत करने के बाद में हो सकता है कि हमें भी थोड़ा बहुत आराम की जरूरत होगी, तो आप भी थोड़ा रिलैक्स कीजिए। काफी स्ट्रेसफुल सिचुएशन रही आपका, लगभग ये लास्ट 3 to 4 मंथ का पीरियड। 3 जून को आपने एग्जाम दिया, फिर सितंबर में आपने प्री दिया, फिर अक्टूबर के अंदर आपने मेंस दिया, तो आप आराम से 2-4-5 दिन के लिए थोड़ा रेस्ट लीजिएगा, ठीक है। फिर कैटेगरी वाइज रिजल्ट के बारे में नेक्स्ट क्लासेस में बात करेंगे, आज के लिए इतना ही होगा और मिलते हैं फिर कल। इसी के साथ जो बच्चे अब नेक्स्ट नॉर्थ साइड के लिए तैयारी करना चाहेंगे उनके लिए आपको बता देता हूं मैं कि आप डायरेक्टली न्यू लाइव एचएस जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। 16 अक्टूबर से नया लाइव बैच स्टार्ट होने जा रहा है, यकीन बैच, यानी जिस पर आप यकीन रख सकते हैं कि यहां से सर हमें सफलता जरूर मिलने वाली है। अब इसलिए मैं चाहूंगा कि आपको यह बैच ज्वाइन करने की जरूरत ना पड़े और काफी अच्छा रिजल्ट रहे आपका। तो जो भी आपके कलीग्स हैं जो नर्सिंग से रिलेटेड हैं या आपके जूनियर हैं उन्हें आप सजेस्ट कर सकते हैं। 16 अक्टूबर से कंप्लीट लाइव बैच ऑनलाइन क्लासेस आपकी रहने वाली है, 6 मंथ का कोर्स रहेगा, 1 ईयर की आपकी वैलिडिटी रहेगी और 15 अक्टूबर तक आपका ये ऑफर रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को एक बार फिर से आरजे गिरपुंड के इस ट्रस्ट के लिए। और जिन बच्चों ने पहले क्लासेस नहीं देखी है वो कंप्लीट प्रीवियस क्लासेस को एक बार रिवाइज कर ले, क्योंकि वो क्वेश्चन जो मैंने करवा रखे हैं वो इस एग्जाम में जिन बच्चों को बेनिफिट हुआ है बहुत अच्छी बात है, अपकमिंग एग्जाम के लिए भी काफी ज्यादा एडवांटेज वाले क्वेश्चन होंगे, उनको स्किप नहीं करना है। और इसी के साथ जिन बच्चों ने टेस्ट सीरीज ली है तो शायद मैं कहता हूं कि उनका सिलेक्शन केवल यूट्यूब क्लास और टेस्ट सीरीज से हो जाएगा, इतनी मुझे उम्मीद है आप सभी से कि आपने पढ़ा होगा तो डेफिनेटली उनमें से तो क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, और आपने प्री का एग्जाम क्लियर किया है तो डेफिनेटली 10 से 15 क्वेश्चन आपने वहां से भी कवर किए होंगे और आपका ओवरऑल रैंक निकल के आएगा लगभग 80+। और वहां पर जो बच्चे हैं ऑब्वियसली टॉप 100 के अंदर भी अपनी रैंक को सिक्योर करेंगे, ठीक है। देखो आप चलिए, और जो भी क्वेश्चन आपके रहेंगे, कुछ और क्वेश्चन जो मैंने आपको यूट्यूब पे भी करवा दिया, मैंने कुछ क्वेश्चन लगाए नहीं यहाँ पर, तो वो क्वेश्चन आपको अपकमिंग क्लासेस के अंदर करवाता रहूंगा। आपका जो भी सजेशन हो और जो भी आपका रिव्यू रहे इस एग्जाम के रिगार्डिंग, ध्यान रखिए, ध्यान से सुन लीजिएगा सारे स्टूडेंट। इस एग्जाम के रिगार्डिंग आपने एग्जाम अटेम्प्ट किया है, क्या आपका रिव्यू है, एक बार आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पुट कीजिएगा, ठीक है, ताकि आपका जो कमेंट होगा वो हमारे लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल रहेगा, क्योंकि आपका फीडबैक ही हमें मोटिवेट करता है नेक्स्ट मेहनत करने के लिए। एक बार होता है ना कि कई बार जैसे हम कुछ काम कर रहे होते हैं, ठीक है, तो काम के बदले अगर आपको कुछ भी रिवार्ड मिलता है, और हमारा रिवार्ड यही है कि पहला आपका सिलेक्शन, और इसी के साथ में आपका कम से कम आप एटलीस्ट रिव्यू और आपका फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपके उस एक कमेंट को पढ़कर हमें जितनी खुशी होगी शायद वो हमारे पूरे साल की मेहनत उसके सामने फीकी होगी। तो हर एक बच्चे का सिलेक्शन हमारी सबसे बड़ी खुशी होगी, तो एटलीस्ट आप एग्जाम का रिव्यू जरूर शेयर कीजिएगा जस्ट क्लास कंप्लीट होने के बाद में, ठीक है। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट 2 दिन बाद में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।